यूजीसी नेट एमपी सेट का यूनिट 6 में हिंदी उपन्यास है हमारा झूठा सच, जो कि यशपाल जी के द्वारा लिखा गया है। और जो भी गद्य विधाएँ हमारी सिलेबस में लगी हुई हैं, उनको हम बहुत ही ध्यान से, अच्छे से, सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि कहाँ से एक-एक लाइन से देखिए, आप वीडियो को कभी भी स्किप मत करके देखिए, जो आपका सिलेबस से संबंधित होता है। क्यों? क्योंकि भले ही आपको आता है, लेकिन इसका एक-एक शब्द में कहाँ प्रश्न छुपा हुआ है, नहीं जानते हैं। और आप जानते हैं, बदलते हुए पैटर्न के अनुसार चीज़ें वही हैं, सिलेबस वही है, लेकिन फिर भी जो कठिनाई का स्तर है, वो थोड़ा-सा बढ़ रहा है। उसका कारण एक तो ये होता है कि आजकल बच्चे थोड़ा डीप में पढ़ने भी लगे हैं, है ना? क्योंकि सभी कोचिंग वाले या फिर आप जो ऑनलाइन क्लासेज़ हैं, वो काफ़ी अच्छी-अच्छी मिल जाती हैं। इसलिए ये जो लेवल है, वो बढ़ना ही होगा, है ना? क्योंकि सब कुछ आसानी से आपको अब याद हो जाता है। तो इसीलिए बदलते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग हम ये पढ़ रहे हैं। भूमिका वगैरह, सारांश, इसमें मुख्य पात्र वगैरह सब कुछ देखेंगे। तो आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखना, स्किप करके मत देखिएगा। अगर स्किप करके आप देखते हो तो पता नहीं आपका क्वेश्चन कहाँ से छूट जाए। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। और सभी को नमस्कार, राधे-राधे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे लेखक के बारे में, यशपाल जी के बारे में। आप जानते हैं, यशपाल जी के द्वारा लिखा गया है झूठा सच। इनका जीवन काल 1903 से 1976 ईस्वी तक रहा। 1903 में जन्म हुआ था यशपाल जी का, ये ध्यान रखना है। और 1976 ईस्वी तक ये जो जीवन है उन्होंने जिया। 1903 से 1976 इनका जीवन काल याद रखना है। अन्य और उपन्यास इनके देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है और क्रम से भी कभी-कभी पूछ लिए जाते हैं। तो दादा कामरेड लिखा था इन्होंने 1941 ईस्वी, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956। मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट नाम बता सकती हूँ, लेकिन नहीं, कम से कम मैं प्रकाशन वर्ष पढ़ूँगी तो कुछ तो आपको समझ में आएगा। झूठा सच 1958 और 60, इसको तो हालाँकि हम पढ़ ही रहे हैं, तो आपको आगे समझ में आ जाएगा इसके जो 2 सन है वो क्यों दिए हुए हैं। 12 घंटे 1962 ईस्वी, 12-62, ठीक है? और अप्सरा का साँप 65 ईस्वी, 1965 में आया था। क्यों फँसे 1968 ईस्वी, क्यों फँसे, ठीक है? क्यों फँसे मेरी तेरी उसकी बात, ये 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो ये प्रकाशन वर्ष के साथ आपको अन्य उपन्यास देखने को मिल गए। आगे देखते हैं, जो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने सब हाइलाइट किए हुए हैं। तो आसानी से आपको वो जो पॉइंट है ना, वो अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना। झूठा सच उपन्यास यशपाल जी ने लिखा है और ये उपन्यास देश के विभाजन की त्रासदी का चित्रण करता है। यानी कि आपसे बार-बार पूछे जाते हैं कि कौन-सा उपन्यास है जो कि देश विभाजन पर आधारित नहीं है या फिर है, ठीक है? इस तरीके से प्रश्न आते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये केवल यूजीसी नेट में या एमसेट में आता है, ये आपका टीजीटी, पीजीटी वगैरह सब में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो विभाजन की त्रासदी का चित्रण करता है ये झूठा सच उपन्यास। इसमें मानवीय जीवन की त्रासदी का प्रत्यक्ष दर्शन है, ठीक है? ये ध्यान रखना है, मानवीय जीवन की त्रासदी का प्रत्यक्ष दर्शन इसमें किया गया है। आगे है, ये उपन्यास सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। तो ये देश विभाजन पर आधारित तो है, लेकिन इसकी जो पृष्ठभूमि है वो कैसी है, तो सामाजिक और राजनीतिक, ठीक है? सामाजिक और राजनीतिक से ये संबंधित है, ये भी ध्यान रखना है। इस उपन्यास में यशपाल जी ने कब से कब तक का वर्णन किया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 1942 से लेकर के 1957 ईस्वी। अगर आपको देखो हमारी क्लास पसंद आती है, भई इतनी मेहनत करते हैं, पूरा मतलब ये समझ लीजिए 7-8 घंटे आप तक मतलब लेके आने तक, बनाने तक, टाइपिंग करना और निकालना, मुख्य-मुख्य चीज़ों को निकालना और फिर आपके सामने पेस्ट करना, फिर डालना, अपलोड करना, बहुत टाइम लगता है। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि क्लास आपको कैसी लगती है, आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है, ठीक है? और इसके अलावा हमारा पेड बैच भी चालू है। अगर पेड बैच से आप जुड़ना चाहें, तो आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, वो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको बाद में दे दी जाएगी। तो 1942 से 1957 तक देश विभाजन से पहले और उसके बाद के उतार-चढ़ाव को इसमें दिखाया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। जो झूठा सच उपन्यास है उसमें कब से कब तक का वर्णन किया गया है, तो 1942 से लेकर के 1957, यानी कि देश विभाजन से पहले, आज़ादी से पहले का समय भी इसमें दिखाया गया है और आज़ादी के बाद का भी। झूठा सच उपन्यास के 2 खंड हैं। हमने अभी पीछे देखा था इसके जो प्रकाशन वर्ष है वो 2 क्यों दिखाए गए थे? क्योंकि झूठा सच उपन्यास के 2 खंड हैं। ये 2 खंडों में प्रकाशित हुआ था। पहले खंड का नाम है वतन और देश 1958 ईस्वी
और देश का भविष्य 1960 ईस्वी। तो ये ध्यान रखना, झूठा सच उपन्यास के 2 खंडों में ये प्रकाशित हुआ था और दोनों के नाम भी अलग-अलग हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम थोड़ा देखेंगे भूमिका। भूमिका किसने लिखी है? तो यशपाल जी ने लिखी है ना? कभी इसलिए यहाँ पर नाम लिखना पड़ता है कि ज़रूरी नहीं है कि भूमिका लेखक ने ही लिखी हो, कभी-कभी किसी की भूमिका दूसरे लेखकों के द्वारा भी लिखी गई है ना? बहुत सारे हमने ऐसे उपन्यास वगैरह या फिर ऐसे गद्य विधाएँ पढ़ी हैं। तो भूमिका देखते हैं, झूठा सच के दोनों भागों वतन और देश का भविष्य में दोनों भागों में देश के सामयिक और राजनीतिक वातावरण को यथासंभव ऐतिहासिक यथार्थ के रूप में चित्रित करने का यत्न किया गया है। ठीक है? तो ये खुद लेखक जी कहते हैं कि इसमें सामयिक और राजनीतिक वातावरण को यथासंभव ऐतिहासिक यथार्थ के रूप में चित्रित करने का यत्न किया गया है। उपन्यास के वातावरण को ऐतिहासिक यथार्थ का रूप देने और विश्वसनीय बना सकने के लिए कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम भी आ गए हैं। ठीक है? ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम भी यहाँ पर रखे गए हैं, परंतु उपन्यास में वे ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं बल्कि उपन्यास के पात्र हैं। यानी कि ऐतिहासिक जो व्यक्ति रहे हैं ना, उनके नाम यहाँ पर हैं केवल। केवल नाम है, ये ध्यान रखना, जो हम पात्र आगे पढ़ेंगे, तो नाम यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों से संबंधित हैं, लेकिन वह ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है। ठीक है? ये ध्यान रखना, केवल पात्रों के नाम रख दिए गए हैं। अब ऐसा नहीं है, मान लीजिए पुराने ज़माने में सम्राट अशोक थे और अब किसी का अगर नाम अशोक रख दें, तो वो अशोक सम्राट अशोक थोड़ी ना हो जाएगा। तो ये इसमें कहा जा रहा है लेखक के द्वारा। आगे कहते हैं कि कथानक में कुछ ऐतिहासिक घटनाएँ अथवा प्रसंग अवश्य हैं। कुछ ऐतिहासिक घटनाएँ इसमें ली गई हैं, ये ध्यान रखना, परंतु संपूर्ण कथानक कल्पना के आधार पर उपन्यास है, इतिहास नहीं है। ठीक है? संपूर्ण जो कथानक है, पूरा जो कथानक है इस उपन्यास का, वो कल्पना के आधार पर है, ऐतिहासिक नहीं है। ठीक है? आगे कहते हैं कि उपन्यास के सभी पात्र तारा, जयदेव, कनक, गिल, डॉक्टर नाथ, नैयर, सूद जी, सोमराज, रावत, इसहाक, असद और प्रधानमंत्री भी काल्पनिक पात्र हैं। तो यहाँ पर ये खुद लेखक ने बताया है कि ये सभी के सभी क्या हैं? काल्पनिक पात्र हैं, कोई भी ऐतिहासिक पात्र नहीं है। अब मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, देखिए जैसे कि यहाँ पर सोमराज का नाम आया है, ठीक है? सोमराज का नाम आया है, प्रधानमंत्री ये क्या हैं? ये हमारे उसमें भी रहे हैं, जैसे जयदेव का नाम आया है, ये किसमें थे? ये ऐतिहासिक पात्रों के नाम भी रहे हैं, लेकिन ये ऐतिहासिक नहीं है, ठीक है? आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ और ये लेखक क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये यशपाल जी ने लिखा है भूमिका, ये यहाँ पर दिया हुआ है। आगे देखते हैं इसका कथा सार या सारांश। झूठा सच, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है, तो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कर दीजिए। ये मैं जानती हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं ये सभी क्लासेस। बाण भट्ट की आत्मकथा, गोदान, देवरानी जेठानी की कहानी और काफ़ी सारे उपन्यास हैं, मैला आँचल मैं करवा चुकी हूँ, है ना? और पेड बैच में ये सभी हमारे चल ही रहे हैं, उसमें एक दिन में कई-कई वीडियोज़ हैं जो ऐड होती जाएँगी, है ना? तो 5-6 वीडियोज़ में ऐड कर दी हैं, धीरे-धीरे, जल्दी-जल्दी होती चली जाएँगी। आप जुड़ना चाहें तो ज़रूर जुड़िए। झूठा सच यशपाल जी का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, जो अपनी प्रकृति में महाकाव्यात्मक उपन्यास है, ठीक है? इसकी प्रकृति कैसी है? तो ये महाकाव्यात्मक जो इसकी प्रकृति है वो है, ठीक है? महाकाव्यात्मक उपन्यास है ये। झूठा सच जो भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। पहला खंड वतन और देश में विभाजन के वास्तविक कारणों, विभाजन के समय की दर्दनाक स्थितियाँ तथा विस्थापितों एवं शरणार्थियों की समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। जो इसका पहला जो इसका भाग है वतन और देश, उसमें बताया गया है कि कौन-कौन सी उसमें घटनाएँ रखी गई हैं। तो विभाजन से अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि ये जो उपन्यास है उसमें 1942 से लेकर के 1957 तक का जो समय है, उसकी घटनाएँ रखी गई हैं, ठीक है? लेकिन वतन और देश में जिस समय भारत में विभाजन हुआ क्यों? यानी कि हिंदुस्तान-पाकिस्तान का बँटवारा क्यों हुआ? उसके कारण यहाँ पर दे रखे हैं। है ना? ये इम्पोर्टेंट है, ये कूट में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान दीजिए। विभाजन के वास्तविक कारण यहाँ पर दिए गए हैं। विभाजन के समय की जो दर्दनाक स्थितियाँ थी, हिंदुस्तान-पाकिस्तान का जब बँटवारा हुआ था, तो ये तो हमने देखो वैसे तो हम उस समय में नहीं जा सकते, हम नहीं देख सकते। इतिहास को केवल पढ़ सकते हैं या फिर हम कुछ फ़िल्मों के माध्यम से उस समय की जो दर्दनाक स्थिति है, उसको महसूस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए गदर आपने देखी होगी, है ना? सभी ने देख रखी है। तो ये ऐसी दर्दनाक स्थितियाँ उस समय थी, ये इसमें लिखा गया है। और विस्थापितों, विस्थापित का अर्थ क्या होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि एक जगह कहीं पर रहने वाले हैं, उनको दूसरी जगह पर जो है जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ रहा है।
विस्थापित होना होना पड़ता है और शरणार्थी या फिर जो दूसरे जगह से एक जगह पर आते हैं, ठीक है? उनकी समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। बिल्कुल, अपना घर-बार देखिए आज हम जहाँ रह रहे हैं अगर हमें वहाँ से अचानक अचानक कोई रातों-रात निकाल दे, है ना? तो क्या होगा? तो इस चीज़ को आप महसूस कर सकते हैं। तारा जैसे चरित्रों के माध्यम से ये बताया गया है कि विभाजन के समय महिलाओं की दुर्दशा का आलम क्या था? तो यहाँ पर मैंने इसको हाइलाइट कर दिया है। इसमें महिलाओं की दुर्दशा का जो समस्या है वो भी इसमें प्रस्तुत की गई है, ठीक है? तो इसमें कौन-कौन सी विशेषताएँ क्या कौन-कौन सी घटनाएँ रखी गई हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो इसका दूसरा खंड है देश का भविष्य। देश का भविष्य में आज़ादी के बाद की स्थितियाँ दिखाई गई हैं, ठीक है? 1942 से 1947 तक का जो समय था, विभाजन का दौर था, वो रखा गया है पहले भाग में और दूसरे भाग में क्या रखा गया है, आज़ादी के बाद की स्थितियाँ। आज़ादी के बाद में हमारे देश में जो हुआ था, उसका यहाँ पर प्रस्तुतिकरण है, जिसमें एक ओर कुछ बुद्धिजीवियों और नेताओं की प्रगतिशील भूमिका का चित्रण है, तो दूसरी ओर सूद और सोमराज जैसे उन तत्वों की भी चर्चा की गई है, जो राजनीति और पत्रकारिता को शुद्ध व्यवसाय बनाकर, ठीक है? राजनीति और पत्रकारिता की बात हो रही है। राजनीति और पत्रकारिता को शुद्ध व्यवसाय बनाकर भ्रष्टाचार में बेईमानी के माध्यम समाज को लूटने में लगे हैं, ठीक है? बेईमानी के माध्यम से समाज को लूटने में जो लगे हुए हैं। तो ये यहाँ पर दिखाया गया है। पहले भाग में हमने देखा विभाजन का दौर था, लेकिन बाद में जब आज़ादी मिल जाती है तो उसके बाद में क्या करते हैं कि कुछ बुद्धिजीवी और नेता क्या करते हैं, प्रगतिशील उनकी भूमिका दिखाई गई है और कुछ लोग ऐसे हैं सूद, सोमराज जो पात्र हैं उनके माध्यम से जो क्या करते हैं बेईमानी, भ्रष्टाचार, बेईमानी के माध्यम से समाज को लूटने में लगे हुए हैं। उनकी तुलना में उनकी तुलना में तारा, श्यामा, पत्रकार कनक, ठीक है? पत्रकार कनक, डॉक्टर नाथ तथा इंजीनियर नरोत्तम जैसे चरित्र भी यहाँ पर हैं, जो देश की आज़ादी का सम्मान करते हुए अपने दायित्वों के निर्वहन में ईमानदारी से जुड़े हुए हैं। ठीक है? तो यहाँ पर कुछ ऐसे पात्र भी हैं, वो चरित्र भी हैं जो बहुत ईमानदारी हैं और जिन्हें वाक़ई में पता है कि भई हमें आज़ादी कितनी कठिनाइयों के बाद में मिली है और आज़ादी का सम्मान करते हुए ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। विभाजन से पहले मध्ययुगीन जीवन, वहाँ के जन समाज का मानसिक गठन, राजनीतिज्ञों के दाँव-पेच, सांप्रदायिक स्वार्थों के कारण हिंदुओं मुसलमानों के बीच बढ़ती हुई खाई, देश का विभाजन, सांप्रदायिक दंगे, रक्तपात, लाखों व्यक्तियों का विस्थापित होना, कांग्रेस का शासन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का सामाजिक जीवन, विविध क्षेत्रों में चलने वाली धांधली, है ना? धांधली तो कभी इस देश से जाएगी नहीं। मध्य वर्ग की कुंठा जो हमेशा ही रहती है और निम्न वर्ग की निराशा, जनता की जागरूकता आदि ये सब कुछ झूठा सच में साकार हो गया है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट यहाँ पर आपको दिए हुए हैं ना, यही कूट में आपसे पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन-सी विशेषताएँ, है ना, जो झूठा सच उपन्यास की नहीं है। तो यहाँ पर ये जो दिए गए हैं, एक बार इनको आप और दोबारा से पढ़ लेना। इनके आप चाहो तो साथ में मेरे साथ में नोट्स भी बना सकते हो। आगे कह रहा है कि झूठा सच में यशपाल जी ने देश विभाजन के लिए मूल रूप से अंग्रेजों को ज़िम्मेदार ठहराया है। ठीक है? तो लेखक ने किसको ज़िम्मेदार ठहराया है? देश विभाजन के लिए मूल रूप से अंग्रेजों को ज़िम्मेदार ठहराया है। बिल्कुल, अंग्रेज ही ज़िम्मेदार थे इसके। उनके अनुसार अंग्रेजों ने ही अपनी सत्ता के लिए हिंदू-मुसलमान में फूट डाली थी। हिंदू-मुसलमान की अगर एकता की बात हम करते हैं तो 1857 का आपने स्वतंत्रता संग्राम जो पढ़ा होगा, प्रथम जो क्रांति थी, उसमें सब लोग मिल-जुल करके अपने देश के लिए लड़े थे और उसके बाद भी लेकिन अंग्रेज़ों ने जब देखा हिंदू मुसलमानों में उन्होंने फूट डालना शुरू कर दिया, उनकी जो एकता थी उसको भंग करना शुरू कर दिया और ये जो फूट डालने का जो काम है ना 1906 ईस्वी में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, वो इसी के चलते हुई थी। ठीक है? और उसके बाद ही उनके पाकिस्तान की जो माँग थी वो दिन पे दिन बढ़ती चली गई और एक दिन देश का बँटवारा हो गया। झूठा सच में यशपाल जी ने देश विभाजन को आर्थिक संदर्भ में भी देखा है। ठीक है? तो ये ध्यान रखना आर्थिक संदर्भ में भी इसको जो है प्रस्तुत किया गया है। लेखक की दृष्टि में यह पहलू सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लेखक की दृष्टि में क्या बल्कि सभी की दृष्टि में आप जानते हैं आर्थिक संदर्भ में देखना बहुत मतलब सही है, ज़रूरी है ना? ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। देश और आजकल तो ये वैसे भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। जो आर्थिक रूप से सक्षम है ना, वही सफल है और वही पढ़ा-लिखा है, वही सब कुछ है, वही विद्वान है ना? और जो आर्थिक रूप से सक्षम इंसान नहीं है, वो कितना भी पढ़ लिख ले, कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी
उसे हीन दृष्टि से देखा जाता है अगर गरीब है तो, है ना? ये हमारे आज के समाज की सच्चाई बन गई है। आगे है देश विभाजन के मूल में आर्थिक कारणों की खोज करते हुए वे निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि संपूर्ण पंजाब में हिंदू अमीर थे, ऊँचे पद पर थे। ठीक है? ये लेखक ने कहा है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसलिए यहाँ पर हाइलाइट है। देश विभाजन के मूल में उन्होंने आर्थिक कारणों की जो खोज की थी, तो उन्हें बाद में ये पता चला उन्हें ये निष्कर्ष निकालते हैं कि संपूर्ण पंजाब में यानी कि पूरे पंजाब में जो हिंदू थे वो अमीर थे और ऊँचे-ऊँचे पदों पर थे। अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी आर्थिक, सामाजिक और कुछ सीमा तक राजनीतिक सत्ता उन्हीं के हाथों में थी। लेखक का मंतव्य यह है कि विभाजन विभाजन की त्रासदी का शिकार सामान्य लोग ही हुए, उच्च वर्ग के लोग नहीं हुए। है ना? ये लेखक का कहना है कि विभाजन देखिए चाहे विभाजन हो, चाहे कोरोना हो, चाहे पर नोटबंदी हो, चाहे कोई भी आपदा आप ले लीजिए देश पर, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है ना, वो मध्य वर्ग के लोगों पर ही पड़ता है। ठीक है? मध्य वर्ग या निम्न वर्ग के जो लोग हैं, जो गरीब हैं ना, सीधा-सीधी बात ये है, उन्हीं पर असर पड़ता है हर चीज़ का। जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो धनी हैं, उन पर किसी चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता है, चाहे प्रदूषण हो, चाहे बीमारियाँ फैलें, चाहे महामारियाँ फैलें, चाहे फिर कुछ भी हो जाए देश में, है ना? तो आगे देखते हैं मुख्य पात्र अब हम चलते हैं इसके मुख्य पात्रों की ओर। अगर आपने अभी तक भई देखो लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है, ये बोलना पड़ता है क्योंकि आप लोग भूल जाते हो। प्लीज़ कर दिया करो, अगर कम से कम 100-200 भी बच्चे देखते हैं, तो कम से कम उतने लाइक तो आने चाहिए, है ना? बस 10-5 मुश्किल से लाइक करते हैं, तो भई इतना मतलब गलत मत करिए किसी के साथ में, है ना? तारा, सबसे पहला पात्र इसमें आती है तारा, मध्य वर्गीय किंतु प्रगतिशील सोच रखने वाली आम लड़की है। जो तारा है वो एक आम लड़की है। तारा विभाजन की त्रासदी सबसे ज़्यादा झेलती है, ये भी याद रखना है। जो तारा है वो विभाजन की त्रासदी सबसे ज़्यादा झेलती है। आगे नाम आता है यहाँ पर जयदेवपुरी, मध्यम वर्ग का ये प्रतिनिधि पात्र है। जयदेवपुरी कौन है? मध्यम वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है। विभाजन के कारण परिवार से इसका अलगाव हो जाता है। ठीक है? विभाजन के कारण परिवार से अलगाव हो जाता है, आगे एक पत्र का संपादक बनता है, फिर विधायक व कई कमेटियों का मेंबर भी बनता है। जयदेवपुरी याद रखना मध्यम वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है। कनक ये इसके 3 ही मुख्य पात्र हैं, ये ध्यान रखना। ये संपन्न परिवार की प्रगतिशील सोच वाली लड़की है कनक। जयदेव से इसका प्रेम होता है, विवाह हो जाता है, फिर तलाक भी हो जाता है। आगे देखते हैं अन्य पात्रों को, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें असद, शीला, डॉक्टर प्राणनाथ, सोमराज, ये आवारा युवक है सोमराज जिसका तारा से विवाह होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है? तारा से जिसका विवाह होता है वो कौन है? सोमराज है, एक आवारा युवक है। पंडित गिरधारी लाल, महेंद्र नायर, करमचंद कशिश, दौलू मामा, नब्बू, इसको अच्छे से याद रख लेना है, तारा से बलात्कार करने वाला है। विश्वनाथ सूद, बंटी, पुरुषोत्तम, नरोत्तम, पीएस गिल, जया, ठीक है? जया का नाम इसमें आता है, पूरन देई, ये ध्यान रखना। आगे डॉक्टर श्यामा, कांता, कंचन और उर्मिला, इसमें कनक भी है और कंचन भी है, दोनों को याद रखना। इसमें सीता का नाम आता है, ठीक है? सीता का नाम भी आता है, एक दुलाई वाली नामक एक कहानी आगे हम पढ़ेंगे, उसमें भी सीता नामक पात्र आता है और जब ये पात्र पूछ लिए जाते हैं ना पेपर में और उसमें दुलाई वाली और ये दोनों मतलब पता नहीं चलता कि किस उपन्यास का है या फिर कहानी का है, अगर अच्छे से याद नहीं रहते। हालाँकि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको ये सब कुछ आगे रटवा दूँगी, है ना? अलग से इनकी वीडियोज़ भी मिलेंगी और वो मैंने डाली भी हुई हैं। निरंजन चड्ढा, ठीक है? तो ये सारे इसके क्या हैं, अन्य पात्रों में शामिल हैं। आगे देखेंगे प्रमुख उद्धरण देख लेते हैं। इसमें कुछ ही हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। स्त्री अपनी शोभा अपने से बढ़कर पुरुष को पाने में ही समझ लेती है। स्त्री अपनी शोभा अपने से बढ़कर अपने अपने आप से बढ़कर के अगर उसको पुरुष मिल जाता है, तो इसी में वो क्या समझती है? अपनी शोभा समझती है। कौन कहते हैं? लेखक कहते हैं पुरुष की तुलना में स्त्री की हीनता स्वाभाविक तो नहीं है, परंतु आवश्यक बना दी गई है, ये भी लेखक का ही कथन है। आगे एटली के 16 फरवरी के बयान में कहा गया है कि जून 1948 में हिंदुस्तान के जिस भाग का जो राजनीतिक दल अधिक सशक्त होगा, ब्रिटिश सरकार उसी को शासन सौंप देगी, ये भी लेखक ने इसमें लिखा है। ठीक है? उस समय एटली कौन थे? उस समय ब्रिटेन के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री थे, जो भी वहाँ पर होते हैं। ठीक है? ये ब्रिटेन के थे एटली, ये ध्यान रखना। और एटली ने 16 फरवरी के अपने बयान में कहा था कि जून 1948 में हम क्या करेंगे? भारत को आज़ाद कर देंगे और जो सत्ता है हम उसके हाथ में देंगे, जो राजनीतिक दल सबसे अधिक सशक्त होगा। ठीक है? तो ये किसने कहा था? एटली ने कहा था। आगे कहते हैं कि साधनहीन होकर भी सम्मान चाहता हूँ।
साधनहीन होकर भी सम्मान चाहता हूँ, ये कौन कहता है? तो जयदेव पुरी कहते हैं, जिसका कनक के साथ में विवाह होता है और फिर तलाक हो जाता है। आगे साधन होने पर तो सम्मान खिंचा चला आता है, ये लेखक ने ही कहा है। ठीक है, साधन होने पर तो सम्मान खिंचा चला जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारे पास सभी साधन हैं, सुविधाएँ हैं, तो सम्मान भी खुद ब खुद आ ही जाता है, उसी इंसान की आज के ज़माने में जो है इज़्ज़त है। कलाकार या लेखक का यश पोला ढोल होता है जिसकी गूंज दूर तक जाती है परंतु भीतर भीतर पोल रहती है। ये किसने कहा है? पुरी के संदर्भ में यानी कि जयदेव पुरी के संदर्भ में ये लेखक ने कहा है। ठीक है, कलाकार या लेखक का जो यश है ना वो पोला ढोल होता है जिसकी गूंज दूर तक जाती है लेकिन भीतर पोल रहती है। आगे कहते हैं गांधी जी सहृदयता, सहिष्णुता और उदारता के प्रचार के लिए अपनी संध्या प्रार्थनाएं दिल्ली के विभिन्न भागों में कर रहे थे। गांधी जी सहृदयता, सहिष्णुता और उदारता के प्रचार के लिए अपनी संध्या प्रार्थनाएं कहाँ कर रहे थे? दिल्ली के अनेक भागों में कर रहे थे। प्रार्थना रेडियो और लाउड स्पीकरों द्वारा पूरे नगर में सभी जगह सुनी जा सकती थी। जब विभाजन का दौर था, ये उस समय की बात है, तो रेडियो पर जो गांधी जी की प्रार्थनाएँ थी, वो अलग-अलग जगह पर चल रही थी और ये रेडियो और लाउड स्पीकरों के माध्यम से पूरे नगर में सुनी जा रही थी, ये लेखक ने बताया है। आगे है कम्युनिज़्म में सिर्फ़ उन्हीं लोगों को रोटी मिलती है जिनके हाथों में छाले पड़े हों। इम्पोर्टेंट पंक्ति है, पूछी जा चुकी है। कम्युनिज़्म में सिर्फ़ उन्हीं लोगों को रोटी मिलती है जिनके हाथों में क्या हो? छाले पड़े हों यानी कि जिन्होंने दिन-रात मेहनत की हो, ये सामान्य कर्मचारी सोचता है ना? ये क्या कहता है? ये सामान्य कर्मचारी सोचता है, कहता है गांधी जी को अनशन करना था तो पार्टीशन रोकने के लिए करना चाहिए था। उसकी घटना तो अब हो चुकी, यह तो केवल उस घटना की छाया है। तो ये कौन कहती है? तारा कहती है, ये ध्यान रखना। गांधी वो कहती है बाद में गांधी जब विभाजन हो चुका था, तो उसके बाद में अनशन कर रहे थे गांधी जी, है ना? लेकिन जब पार्टीशन हो गया, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बँटवारा हो ही गया, तो फिर इन सब बातों का क्या लेना-देना है? ये तारा कहती है। आगे है जब मनुष्य अभाव के गाढ़े में होता है तब उसे असमर्थता की दीवारें बंदी बनाए रखती हैं उसे सफलता का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे सकता है ना। जब मनुष्य क्या होता है अभाव के गाढ़े का मतलब है कि बहुत ही तंगी में होता है किसी चीज की तंगी या परेशानी होती है उसको किसी चीज की तो क्या होता है उसे असमर्थता यानी कि वो किसी भी चीज में फिर समर्थ नहीं हो पाता। उसे सफलता का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे सकता। साधनों की सीढ़ी पा जाने पर मनुष्य की दृष्टि अभाव के गाड़े से ऊपर उठ जाती है। ठीक है, साधनों की सीढ़ी अगर मिल जाती है, अगर हमें साधन मिल जाते हैं, तो मनुष्य क्या है, अभाव के गाड़े से ऊपर उठ जाता है, ये लेखक ने कहा है। आगे दिल्ली में आ बसे पंजाबी शरणार्थी पुकारे जाने पर आपत्ति करने लगे थे। उन्होंने अपने लिए पुरुषार्थी नाम रख लिया था। यानी कि दिल्ली में जो पंजाब से शरणार्थी आकर बस गए थे, उ उन्हें जब ये कहा जाता था ना पंजाबी शरणार्थी कह कर के उनको बुलाया जाता था, तो इस बात पर उन्हें क्या होने लगी, आपत्ति होने लगी और उन्होंने अपना नाम पुरुषार्थी रख लिया। ये नाम पूछा जा सकता है, पंजाबी शरणार्थियों ने अपना नाम क्या रख लिया था? तो पुरुषार्थी रख लिया था और पुरुषार्थी बोलते हैं मेहनत करने वाले को। तो यहाँ पर हमारा ये उपन्यास खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो मेरे साथ में आप चाहें सभी पूरी गद्य बताएँ बल्कि यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक आपको कंप्लीट कंप्लीट बैच चाहिए थ्योरी क्लासेस साथ में एमसीक्यू, पीवाईक्यू, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास और इसमें वन लाइनर, मॉक टेस्ट आपको सब इसमें कंप्लीट मिलेंगे और वो भी पेपर फर्स्ट और हिंदी दोनों के। ठीक है? और इसकी जो फीस है अभी वो ऑफर में है, केवल ₹1299 है। अभी दोनों के लिए ₹1299 है, लेकिन 20 जनवरी के बाद में ये जो फीस है ना, वो केवल एक ही पेपर की हो जाएगी हिंदी की, है ना? तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल देर मत कीजिए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है या अभी आप रुकना चाहते हैं, जैसे आपने अभी पेपर दिया हो, तो मुझे आप 1 सेकंड, तो मुझे आप इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अगर आप आगे लेना चाहते हैं कभी भविष्य में, है ना? अगर आप अभी मुझे मैसेज कर देंगे तो बाद में भी आप ले सकते हैं। तो अगर वीडियो से सीधी-सी बात है भई पैसे जोड़ो ना जोड़ो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर खूब दबा करके ठोका करो, है ना? आपके इतने लाइक कम से कम होने चाहिए जितने बच्चे आप देख रहे हो, 100 भी बच्चे देख रहे हैं तो कम से कम 100 बच्चे तो लाइक करिए और कमेंट करिए ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, हम मेहनत जो कर रहे हैं वो साकार है या नहीं है।